हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के और जानेंगे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था और क्या इसके परिणाम रहे थे। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 कोलकाता में संपन्न हुए राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर याद रखना है कि 1920 में जो कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो उसमें गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था 1920 में। लेकिन क्या हुआ था कि इसमें CR दास ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। जो CR दास थे, इन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया था और दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न हुए कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव व्यापक चर्चा हुई और इसका समर्थन किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, तो उसमें CR दास ने उसका विरोध किया था। लेकिन जब नागपुर में हुआ था जो अधिवेशन, उसमें CR दास ने क्या है, इसका समर्थन दिया था। तो नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था नागपुर में। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, तो 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ किया गया था। तो ये डेट आपको याद रखना है, कब किया गया था, 1 अगस्त 1920 को। और ये कहाँ पर हुआ था, ये पश्चिम भारत और बंगाल एवं उत्तरी भारत असहयोग आंदोलन अभूतपूर्व सफलता मिली। और असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। तो ये सारे क्या हो गए थे, आंदोलन में आ गए थे। और 5 नवंबर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो इस चीज को भी याद रखना होगा यहाँ पर, क्या कि गांधी जी ने 5 नवंबर और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष बाद गांधी जी ने ये कहा था कि 1 वर्ष के अंदर ही हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे और इसका नारा दिया था। तो 5 नवंबर याद रखना है इसको। और इसके साथ ही सरकारी उपलब्धियों, स्कूल, न्यायालय तथा विदेशी सामानों पूर्ण बहिष्कार की योजना भी थी। असहयोग आंदोलन में अनेक सफलताएं हैं। इसी योजना भी थी कि इसी आंदोलन में पहली बार देश में जनता को इकट्ठा किया गया। तो एक ये ऐसा जनसमूह था, एक ऐसा आंदोलन था जो पहली बार इस आंदोलन में पूरा जो भारत था वो एक साथ नजर आया और जनता पूरी इकट्ठा हुई थी। काफ़ी बड़ा ये एक आंदोलन था। और राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता था कि मुट्ठी भर लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब उस समय ये चीज़ था वहाँ नेतृत्व करने का कि कांग्रेस में सिर्फ चंद लोग उसका सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर जब ये असहयोग आंदोलन जो मूवमेंट गांधी जी ने लाया, तो इसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट हुआ। इस आंदोलन में सबसे बड़ी व्यवस्था ये रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया और आज़ादी की भूख की जगाई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस आंदोलन का सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि जो उस समय की जो राजनीति थी, उस समय की जो वहाँ की जो उस समय सिचुएशन थी, जो वहाँ की राजनीति उस समय की थी, तो उससे आम लोगों को या जनता लोगों को वहाँ परिचित कराया और उन्हें आज़ादी की भूख जगाई। मतलब यहाँ पर कि आज़ादी के प्रति उनको प्रेरित किया और आज़ादी के बारे में उनको बताया। मालाबार की घटना के बावजूद आंदोलन में बड़े पैमाने में मुसलमानों ने भागीदारी के संपर्क एकता आंदोलन की छोटी उपलब्धि नहीं थी। तो यहाँ पर ये है कि मालाबार में उस समय घटना हुई थी, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा और एक बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों लोगों ने भी इसका सपोर्ट किया था। इसके साथ ही इस आंदोलन में जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। तो पहले क्या था कि पहले ब्रिटिश के इतना खौफ था, जनता के बीच में इतना भय था। तो इस आंदोलन में क्या हुआ था कि ब्रिटिश के प्रति जनता का जो भय था वो बहुत ही कम हो गया था। जिस समय गांधी जी ने भारत आए थे उस समय 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, क्योंकि वो अफ्रीका से लौटकर 1915 में आए थे, चल रहा था। उसी समय उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद करने के लिए उन्हें कैसर हिंद के सम्मान से सम्मानित किया गया था।
तो उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि इनको कैसर हिंद से सम्मानित किया गया था। और जिसे क्या किया, ये जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस दे दिया। और तो कैसर हिंद से कैसे सम्मानित किया गया था, महात्मा गांधी जी को किया गया था, और उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, इसको वापस कर दिया। और जमनालाल बजाज ने भी अपनी जो राय बहादुर की उपाधि अंग्रेज ब्रिटिश द्वारा दी जाती थी, उसको भी वापस कर दिया। और सबसे बड़ा एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि असहयोग आंदोलन के समर्थन में बाल गंगाधर जो तिलक थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया था, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनके कारण ये परिणाम नहीं देख सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान ऐसे कौन से नेता थे जिनकी उस समय मृत्यु हो गई थी, उसके स्टार्ट होने से होते ही। तो यहाँ पर ये बाल गंगाधर तिलक थे, जिनकी 1 अगस्त 1920 में उनकी डेथ हो गई थी। चौरी चौरा कांड यहाँ पर दिया, वो चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि जो है वो 4 फरवरी 1922 है। क्या है, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड था। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाई गई। तो यहाँ पर गोरखपुर जिले के एक चौरी चौरा नामक स्थान था, जहाँ पर किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी। जब किसानों पर गोली चलाई गई तो भीड़ इतना एग्रेसिव हो गई कि वो जो थाना था, वहाँ पर पुलिस स्टेशन था, वहाँ पर आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ पर ये 4 फरवरी 1920 को हुई थी। और इसी क्या हुआ था कि इसके बाद में चौरी चौरा कांड के बाद में महात्मा गांधी जी बड़े दुखी हो गए थे, क्षुब्ध हो गए थे, और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और 12 फरवरी को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। तो इस घटना से इतने क्षुब्ध हो गए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और कहाँ पर लिया, ये बारदौली में कांग्रेस की बैठक हुई थी, उस समय इसका निर्णय लिया गया कि इसको वापस लिया जाए। और इस घटना के समय गांधी जी ने गुजरात में बारदौली के सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी की। अब यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन क्विट करने के बाद में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने की तैयारी की थी। और 24 फरवरी 1922 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें से ऐसी सभी गतिविधियों को रोक लगा दी गई जिसमें कानून का उल्लंघन होता है। तो यहाँ पर यह था कि 24 फरवरी 1920 को एक मीटिंग हुई थी अखिल भारतीय कांग्रेस की, जिसमें से जितनी भी इलीगल गैर कानूनी चीज़ों का जो उल्लंघन कर रहे थे, जो जितने भी कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे, उन सारी एक्टिविटी पे क्या कर दिया गया था, बैन लगा लिया गया था। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। तो इस चीज़ को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया था कि डॉक्टर मुंजे द्वारा निंदा प्रस्ताव लाया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर मुंजे द्वारा। और क्यों लाया गया था? क्योंकि जब असहयोग आंदोलन क्विट कर दिया था महात्मा गांधी जी ने, तो उससे उन्हीं के कारण ये निंदा प्रस्ताव लाया गया था, उन्हीं के खिलाफ। अब थोड़ा हम बात करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो भी आंदोलन का विरोध के विपरीत और रचनात्मक कार्यों में विशेष महत्व देने करते थे। मतलब उनका मानना ये था कि जैसे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों को जलाना और सारी चीज़ें ये जो थी, ये विरोध प्रदर्शन था। तो उनका मानना था कि इसको अगर रचनात्मक कार्यक्रम के तहत अगर इसका विरोध किया जाए तो ज़्यादा ही बेटर होगा, महत्व देने का, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलानी और विपरीत गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात में पत्र लिखकर असहयोग आंदोलन का सहयोग किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर विदेशी वस्तु को जलाए जाने के अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी कहा था। तो अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी किसे कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। उनका मानना था कि एक रचनात्मक तरीके से अगर इसका हम विरोध करें तो वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा असर करेगा, न कि इस तरीके का विरोध।
इसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में, और 1919 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, 1920 में, और जामिया इस्लामिया अलीगढ़ के बाद दिल्ली में पहुंच गया था, स्थापित हो गया। तो ये कुछ कॉलेज थे, यूनिवर्सिटियां थी, विश्वविद्यालय जो कि यहाँ स्थापित किए गए थे उसी दौरान में। महात्मा और मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापना की थी, और वो 1919 से लेकर 1938 तक इसी के कुलपति बने रहे थे। तो यहाँ पर एक ये इम्पोर्टेंट है कि मदन मोहन मालवीय जी थे, उन्होंने 1916 में इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और 1938 तक इसके वो कुलपति भी बने रहे थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली ऐसे वीडियो मिलते रहें।